एपिसोड 1 प्रस्तावना प्रयास कभी धोखा नहीं देते। एक उद्धरण जिसका विश्व भर में व्यापक सम्मान किया गया है तथा जिसका बार बार प्रचार किया गया है। कुछ लोग इस उद्धरण को जीवन भर पालन करने योग्य एक व्यक्तिगत मंत्र के रूप में मानते हैं, जबकि अन्य लोग इस उद्धरण का मजाक उड़ाते हैं जैसे कि यह महज एक मजाक हो। मेरा मतलब है कि जब आपके पास एक बहुत अमीर पिता है जो आपकी सभी जरूरतें पूरी करता है, तो इसके लिए मेहनत क्यों करें? बड़ा घर। नमस्ते पिताजी, क्या आप मेरे लिए एक घर खरीद सकते हैं? नई कार। पिताजी, यह एक नई कार है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं सोच रहा था कि क्या ऐसे भी लोग हैं जो विलासिता में रहते हैं क्योंकि वे भाग्यशाली हैं, जैसे वे लोग जो लॉटरी जीतते हैं। मेरा मतलब है कि किसी को लॉटरी जीतने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है? बधाई हो, आपने 200 मिलियन जीत लिए हैं। प्रयास कभी धोखा नहीं देते। ये बात यहाँ कैसे लागू होती है? बेशक, उन उदाहरणों को एक तरफ रख दे तो ऐसे कई मामले थे जिनमें यह उद्धरण सही साबित हुआ। उदाहरण के लिए, क्या आपने वो फिल्म देखी है उसका नाम क्या था? आहा, सही है, खुशी की खोज। ये प्रयास कभी धोखा नहीं देते का आदर्श उदाहरण था। यह एक बेघर पिता की मार्मिक कहानी थी जो अपने बेटे के साथ सड़क पर रहता था और बाद में अपने बेटे के प्रति अपने सच्चे प्यार और समर्पण के कारण वह सफल हुआ और करोड़पति बन गया। बहुत ही मार्मिक। लेकिन मेरा क्या प्रयास कभी धोखा नहीं देते के बारे में मेरा क्या कहना है? ये सरासर बकवास था। प्रयास कभी धोखा नहीं देते। मैं इस तरह की हास्यास्पद धारणा पर केवल उपहास ही कर सकता था। मेरा मतलब है कि अगर आप कुछ प्रयास करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने नियमित भीड़ से बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। लेकिन क्या वास्तव में यही सब कुछ था? क्या यही सफलता की कुंजी थी? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं था। सफलता का मुख्य घटक प्रतिभा थी। चाहे आप किसी चीज में कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, आप प्रतिभा नामक दुर्गम पर्वत को कभी पार नहीं कर पाएंगे। मेरा मतलब है कि उदाहरण के लिए फुटबॉल को ही देख लीजिए। बहुत से लोगों ने मेसी या रोनाल्डो की तरह ही कड़ी मेहनत की, लेकिन अंत में वे उनके स्तर के करीब भी नहीं पहुंच पाए। चाहे वे कितना भी प्रशिक्षण लें, चाहे वे कितना भी खून पसीना बहाएं और कितना भी आंसू बहाएं, वे कभी भी अपने टखने तक नहीं छू पाएंगे। ये कैसी बकवास थी। विषय पर वापस आते हुए, मुझे प्रयास कभी धोखा नहीं देते वाली उक्ति से इतनी नाराजगी क्यों थी? सरल, ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उन मूर्खों में से एक था जो पूरे दिल से इस उद्धरण पर विश्वास करता था। देखिए, जब मैं 14 साल का था, तब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। किसी कमीने ने शराब पीकर उन्हें कुचल दिया था। मुझे याद नहीं कि उस दुर्घटना के कारण मैं कितनी बार रोते रोते सो गया था। मेरे माता पिता के कोई भाई बहन नहीं थे और मेरे नाना नानी दोनों ही पहले ही इस दुनिया से चले गए थे, जिससे मैं अनाथ हो गया। सौभाग्य से उनके बैंक खाते में इतने पैसे थे कि वे स्कूल खत्म होने तक मेरा खर्च चला सकते थे और इस तरह मैंने इस तरह पढ़ाई की मानो मेरा जीवन उसी पर निर्भर हो। मेरा मतलब है कि यह सचमुच ऐसा ही था। मैं घंटों घंटों पढ़ाई करता था ताकि मैं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकूं और बाद में अपने लिए उपयुक्त नौकरी ढूंढ सकूं। लेकिन रुकिए, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने का खर्च कैसे उठा सकता हूं? मेरा मतलब है कि विश्वविद्यालय में आमतौर पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। बैंक लोन, क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति को लोन देंगे जिसके माता पिता न हो और न ही कोई संपत्ति हो? खैर, मैंने कोशिश की लेकिन अंत में सरकार ने मुझे अस्वीकार कर दिया। लेकिन एक रास्ता था, छात्रवृत्ति पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि मैं छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सफल हो जाऊं तो मैं एक भी पैसा दिए बिना विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकता हूं। सौभाग्य से यूनिवर्सिटी ए, मेरे नजदीक एकमात्र यूनिवर्सिटी, ने मेरे लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम की पेशकश की जो मेरे लिए एकदम सही थी। मेरे एक शिक्षक ने सुना कि वे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां के लोगों को साल में केवल एक छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी था। अगर मैंने खूब मेहनत की और पर्याप्त उच्च अंक प्राप्त किए तो निश्चित रूप से एक मौका था। और इसलिए मैंने पढ़ाई की, इतनी मेहनत से पढ़ाई की कि इतने सालों में मेरे जितने भी दोस्त बने थे वे सब मुझसे दूर हो गए। लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। जब तक मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता था, मैं जितने भी दोस्त बनाना चाहता था बना सकता था। यही मैंने उस समय सोचा था। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं सिर्फ इस बात पर हंस सकता हूं कि मैं उस समय कितना भोला था। अपने अथक प्रयासों के कारण मैं राष्ट्रीय परीक्षा में सर्वोच्च 1% परसेंटाइल में आने में सफल रहा, लेकिन अंत में मुझे जो छात्रवृत्ति चाहिए थी वो कभी नहीं मिली। मजेदार बात यह है कि मुझे बाद में पता चला कि जिस लड़के को छात्रवृत्ति मिली थी वह वास्तव में मुझसे कम रैंक का था। जाहिर है, उसके पिता एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे और उन्होंने उसके लिए छात्रवृत्ति हासिल करने में मदद की। वो छात्रवृत्ति मुझे मिलनी चाहिए थी,
सारी रातें जो मैंने बिना सोए और अकेले बिताए, सब बेकार हो गए। इससे भी अधिक निराशाजनक बात यह थी कि पिता बिना किसी छात्रवृत्ति के अपने बेटे को विश्वविद्यालय भेजने में सक्षम था। चूंकि आप इसे खरीदने में सक्षम हैं, तो क्यों न इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जिसे वास्तव में इसकी जरूरत है। मैं छात्रवृत्ति के लिए अन्य विश्वविद्यालयों में आवेदन करना चाहता था, लेकिन वे सभी मेरे शहर से बाहर थे और मैं वहां जाने में सक्षम नहीं था। उस समय मेरे परिवार की सारी बचत समाप्त हो चुकी थी और मैं बहुत गरीब हो गया था। मैं पार्ट टाइम जॉब करके मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। मैं दूसरे शहर में कैसे पढ़ाई कर सकता था, जहां किराया मेरी हैसियत से बाहर था। और इस प्रकार कोई विकल्प न होने पर मैंने अपनी सारी पढ़ाई छोड़ दी और अंशकालिक नौकरियां करना जारी रखा। मैं धीरे धीरे अवसाद में डूबता गया और भोजन, मंगा और वेब उपन्यासों में बचने का रास्ता ढूंढने लगा। जैसे जैसे मेरा वजन बढ़ता गया और प्रत्येक बीतते दिन के साथ मेरा वजन बढ़ता गया, मेरे लिए अंशकालिक नौकरी करना और भी कठिन होता गया, क्योंकि 10 मिनट से अधिक खड़े रहने पर मेरी सांस फूलने लगती थी। सौभाग्य से मुझे एक नया शौक मिल गया, वेब उपन्यास लिखना। पहले तो मैंने इसे समय बिताने के लिए एक शौक के रूप में लिया, लेकिन बाद में जब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मेरा उपन्यास पढ़ना शुरू किया, तो मेरे अंदर एक आग जल उठी जो लंबे समय से बुझी हुई थी, जिसने मुझे लिखना जारी रखने के लिए प्रेरित किया। और मैं सफल हुआ। मेरा पहला उपन्यास हिट रहा और पैसा आना शुरू हो गया। अल्पविराम अल्पविराम। नायक का अवतरण। विवरण। साइफर एक गरीब गांव का अनाथ लड़का है जो एक दिन नायक बनने की आशा रखता है और सभी बाधाओं से लड़ने और नायक बनने के लिए कठिन यात्रा पर निकल पड़ता है। रेटिंग 4.7/513 समीक्षाएं। दृश्य 5.5 एम। शब्द 1.3 एम। बेशक ये हीरो बनाम दानव राजा की आपकी सामान्य कहानी थी, लेकिन मैं क्या कह सकता था, जब तक मुझे ये पसंद है और इससे पैसे बनते हैं, ये चलेगा, है ना? कम से कम पहले तो मैंने यही सोचा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और मेरा दूसरा और तीसरा उपन्यास प्रकाशित हुआ, मैंने पाया कि मेरी रुचि धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसा इसलिए नहीं था कि मुझे लिखना पसंद नहीं था, नहीं, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे लिखने के लिए कहा गया था। चूंकि मैं अपने पाठकों के लिए लिख रहा था, इसलिए मैं धीरे धीरे उस चीज से दूर होने लगा जो मुझे पसंद थी। मैंने ऐसी चीजें लिखना शुरू कर दिया जो मुझे पसंद नहीं थी। उदाहरण के लिए, लोगों को फैन सर्विस पसंद थी, लेकिन एक लेखक के दृष्टिकोण से यह वाकई असहज था, खास तौर पर मेरे जैसे कुंवारी लड़की के लिए। सौभाग्य से मेरे पास मदद करने के लिए इंटरनेट था, लेकिन ऐसी चीजों ने मेरे लेखन के प्रति जुनून को कम कर दिया। मेरा मतलब है कि कौन अपने मुंह में खीरा डालने के बारे में लिखना चाहेगा? निश्चित रूप से मैं नहीं। और यद्यपि मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा मेरे पाठकों ने कहा था, फिर भी पहले उपन्यास के अलावा मेरे उपन्यास कभी भी सूची में जगह नहीं बना पाए। और आज मैं अपने लैपटॉप पर शून्य भाव से देख रहा था, क्लिक 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 क्लिक। मेरे कीबोर्ड पर टाइप करने की नीरस ध्वनि मेरे कमरे में गूंज रही थी। हर दिन की तरह वही उबाऊ पैटर्न दोहराया गया। जागो प्रकार, खाओ प्रकार दोहराना। अपना अंतिम वाक्य समाप्त करते हुए मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर स्थित सेव बटन दबाया और भेजे पर क्लिक किया। सांस। एक लंबी सांस छोड़ते हुए मैं स्तब्ध भाव से अपनी छत की ओर देखता हूं। मुझे ऐसा कब तक करना होगा? मैं अपने सिर को जोर से हिलाते हुए अपने उपन्यास के टिप्पणी अनुभाग को देखता हूं। गुडगाय पिचासी। उफ लेखक सान, मुझे लगता है कि आपकी लेखनी बद से बदतर होती जा रही है। वीबू। गुडगाय पिचासी को जवाब देते हुए मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। इस उपन्यास में बहुत संभावनाएं थी, लेकिन मुझे लगता है कि हाल ही में कहानी पटरी से उतरने लगी है। ट्रक ड्राइवर। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। इसमें बहुत सारे प्लॉट छेद और ड्यूक्स मशीना है। ये हास्यास्पद हो रहा है। बॉय वंडर। नए अध्याय के लिए धन्यवाद। ट्वाइलाइट स्टार हटा दिया गया। बूब मॉन्स्टर। अरे अरे अरे, इच्छी दृश्य कहाँ है? रूस्टर बॉय 65। यार मेरी सू से विवाहित है। धमाका। भाड़ में जाओ, तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरी लिखावट खराब हो रही है? मेज पर मुक्का मारते हुए मैं अपने कंप्यूटर पर भड़क उठा। मैं इस बकवास से थक गया हूं। लैपटॉप बंद करके मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। गुस्सा करना मेरे रक्तचाप के लिए अच्छा नहीं था। मुझे वास्तव में अपना नया उपन्यास बहुत पसंद आया। यह उपन्यास मेरी हताशा और कुछ नया करने की इच्छा का परिणाम था, ताकि मैं अपने दिल के अंदर बची हुई आखिरी चिंगारी को जला सकूं। यह एक सामान्य कमजोर से मजबूत कहानी थी, लेकिन मेरे पिछले उपन्यासों के विपरीत यह एक आधुनिक भविष्यवादी पृष्ठभूमि में आधारित थी। कहानी की पृष्ठभूमि 1980 से शुरू होती है, जब महाप्रलय हुआ था।
3 चरणों वाली आपदा जिसने पृथ्वी को तबाह कर दिया और दुनिया में भारी बदलाव आया। महाप्रलय का पहला चरण पूरी पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेटों में बदलाव, देशों को उस स्थान से हटाना जहां वे पहले थे, जिसके परिणामस्वरूप सुनामी और भूकंप आए, जिससे लाखों लोग मारे गए। टेक्टोनिक प्लेटों में अचानक बदलाव के कारण दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया, जिसमें पानी से घिरा सिर्फ एक भूभाग रह गया। महाप्रलय का दूसरा चरण विशाल द्वार दिखाई देने लगे जहां अज्ञात प्रजातियां उभरने लगी जिन्हें बाद में राक्षसों और अन्य जातियों के रूप में पहचाना गया। पहले तो वे शांत थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मानवता को कमजोर समझा, उन्होंने हर जगह उत्पात मचाना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी आपदाओं के साथ अवसर भी आते हैं। जैसे जैसे पोर्टल दिखाई दिए, मानवता ने मैना तक पहुंच प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। एक विशेष शक्ति जो पूरे वायुमंडल में फैली हुई थी और दूसरी दुनिया से आई थी। यह मनुष्यों को ऐसी चीजें करने की अनुमति देती थी जिनके बारे में वे अतीत में केवल सपने ही देख सकते थे, जैसे आग के गोले बुलाना या धातु को काटना। अंत में महाप्रलय का तीसरा चरण यह उपन्यास के अंत के करीब घटित होता है, और ये तब होता है जब दानव दुनिया की ताकतों ने पृथ्वी पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया। दूसरे प्रलय के 10 साल बाद 3 गुटों ने दुनिया पर राज किया, दानव गुट, मानव गुट और फैंटासिया गुट, जिसमें ऑक्स, कल्पित बौने और बौने शामिल थे। फैंटासिया गुट एक तरह से कल्पित बौनों और ओर्क्स के बीच का गठबंधन था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें व्यवहारिक रूप से एक में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। राक्षस लालच की अभिव्यक्ति थे। उन्हें ग्रहों को निगलने के एकमात्र लक्ष्य के साथ बनाया गया था। वे सबसे पहले किसी ग्रह में प्रवेश करके शुरुआत करते थे, फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता था, वे पागलों की तरह प्रजनन करते थे, और धीरे धीरे जब वे पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर लेते थे तो वे ग्रह को निगल जाते थे। कल्पित बौने, ओर्क्स और बौने सभी शरणार्थी और राक्षसों से बचे हुए लोग थे, जिन्होंने पहले ही उनके ग्रह पर विजय प्राप्त कर ली थी। सबसे पहले जब कल्पित बौने, ओर्क और बौने धरती पर आए, तो उन्होंने निरीक्षण करना चुना। वे देखना चाहते थे कि क्या मनुष्य राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए उनके गठबंधन में शामिल होने के योग्य है। पहले वे संभावित सहयोगी पाने की संभावना से बहुत उत्साहित थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका उत्साह निराशा में बदल गया, जो बाद में घृणा में बदल गया। गर्वीले कल्पित बौनों के लिए मानवता के अंधकार में क्षणों के दौरान उन्होंने जो स्वार्थी कृत्य और योजनाएं देखी, उनसे सहयोग के सभी विचार गायब हो गए तथा उनके स्थान पर घोर तिरस्कार आ गया। ऑक्स के लिए मानवता का कमजोर और दुर्बल शरीर उन्हें पूरी तरह से निराश कर देता था और इस प्रकार वे उसे अनावश्यक समझते थे। और बौनों के लिए मानवता की आदिम प्रौद्योगिकी ने उन्हें बुद्धिहीन बंदरों की तरह बना दिया था, जो बिना किसी ठोस समर्थन के अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रदर्शन करते घूमते थे। अंत में दानव गुट और फैंटासिया गुट ने पृथ्वी के 3/8 भाग पर अपना दावा किया, जबकि मानवों ने पृथ्वी के केवल 2/8 भाग पर अपना दावा किया, जिससे वे अल्पसंख्यक समूह बन गए। प्रारंभ में कहानी नायक के लॉक में दाखिला लेने से शुरू होती है, जो एक विशेष स्कूल है जो समस्त मानवता के प्रयास से स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य दोनों गुटों के हमलों के खिलाफ सीमाओं की रक्षा करने के लिए योद्धा तैयार करना था। वो एक दुखद अतीत वाला एक सामान्य एमसी था। माता पिता राक्षसों के हाथों युद्ध के कारण मारे गए। राक्षसों के खिलाफ प्रतिशोध और इसी तरह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह वही था जिसकी आप एक एमसी से अपेक्षा करते हैं। यह मेरी उत्कृष्ट कृति थी, कम से कम मैंने तो यही सोचा था, लेकिन टिप्पणी अनुभाग को देखकर मैं क्रोध से बच नहीं सका। मेरा मतलब है कि आपको कैसा लगेगा यदि जिसे आप अपनी उत्कृष्ट कृति मानते हैं उसका अपमान हो? भयानक है ना? एक लंबी सांस छोड़ते हुए मैं एक बार फिर खुद को शांत करने की कोशिश करता हूं। हाल ही में मुझे क्रोध की समस्या हो रही है। छोटी सी बात भी मुझे गुस्सा दिला सकती थी, जो ये दर्शाता है कि मेरा क्रोध कितना गंभीर था। लेकिन इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। मेरी जिंदगी इतनी खराब थी कि मेरा व्यक्तित्व विकृत हो जाना तय था। जब मैं अपना लैपटॉप बंद करने ही वाला था, तो अचानक मेरे सीने में, या यूं कहें कि मेरे दिल में दर्द हुआ। अपनी छाती को भींचते हुए मैं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। भारी पैंट पहनकर मैं अपनी मेज की ओर बढ़ा। मुझे दवाई चाहिए। अपनी खराब जीवन स्थितियों के कारण मैंने बहुत सारी दवाइयां ली। एक दवा मेरे रक्तचाप के लिए थी, एक अस्थमा के लिए थी और एक अवसाद के लिए थी। और अभी मैं अपनी रक्तचाप की दवा ढूंढ रहा था। मेरे अचानक भड़क जाने के कारण मेरा रक्तचाप बढ़ गया होगा, जिसके कारण ये प्रतिक्रिया हुई। तो जब तक मैं अपनी दवा ले सकता हूँ। घुटनों के बल गिरने से मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। सांस लेना कठिन होता जा रहा था।
क्या मेरी घटिया जिंदगी ऐसे ही खत्म होगी? ये आखिरी शब्द थे जो मेरे मुंह से निकले, इससे पहले कि मैं पाता कि पूरी दुनिया काली हो गई है। चहचहाहट चहचहाहट मुझे नींद से जगाने वाली थी, पक्षियों की चहचहाहट की शांतिपूर्ण ध्वनि। मैं महसूस कर सकता था कि गर्म, कोमल धूप मेरे पूरे शरीर को ढंक रही है, जिससे मेरा सुस्त शरीर और अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा है। आंखें खोलकर मैंने खुद को एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट के अंदर पाया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं अभी भी सो नहीं रहा हूं, मैंने अपनी आंखें रगड़ी और एक बार फिर अपने अजीब परिवेश को देखा। क्या मुझे मर जाना चाहिए था? पहले तो मैंने यही सोचा, लेकिन ये देखकर कि मैं अभी भी सांस ले रहा था और ठीक से देख पा रहा था, मैंने सोचा कि शायद मरने से कुछ क्षण पहले किसी ने मुझे बचाया था और इस समय मैं अस्पताल में था। लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ मुझे एहसास हुआ कि मामला ऐसा नहीं था। क्यों? सरल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बड़ी स्क्रीन मेरे सामने आ गई, जिससे मैं चौंक गया। इक्वल्स 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 स्थिति इक्वल्स 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 नाम, रेंज ओवर रैंक, जी ताकत, जी चपलता, जी सहन शक्ति, जी इंटेलिजेंस, जी मन क्षमता, जी भाग्य, ई आकर्षण, जी पेशा, तलवारबाजी स्तर 1।